नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक मल्टीप्लेयर यानी प्रावेगिक गुणक। प्रावेगिक गुणक का अभिप्राय यह है कि इसमें एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें यह बतलाया जाता है कि एक बार आय बढ़ने से या विनियोग में वृद्धि करने से किस प्रकार आय में वृद्धि होती है। इसलिए इसमें अवधि का समावेश भी हो जाता है, जैसे कि प्रथम अवधि, द्वितीय अवधि, तृतीय अवधि इत्यादि। इसलिए इसे प्रावेगिक गुणक कहा जाता है। इसका रेखाचित्र के रूप से स्पष्ट किया जाएगा इसको, और इसको बीजगणितीय फॉर्मूले के आधार पर भी इसको स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा वापस सुन लीजिए। विनियोग में वृद्धि करने पर आय में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया जानना प्रावेगिक गुणक कहलाता है। प्रक्रिया का अभिप्राय एक अवधि से दूसरी अवधि, दूसरी अवधि से तीसरी अवधि में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उसे जानना प्रावेगिक गुणक कहलाता है। मान लीजिए कि अगर उपभोग फलन 50 C बराबर 50 प्लस 0.5 y है तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है, यानी b का जो मूल्य है वो 0.5 है, और गुणक की मात्रा यानी k बराबर 2 है, तो निवेश 100 रुपये होने पर जो उपभोग होगा वो कितना होगा। शून्य आमदनी पर भी उपभोग कितना होगा, 50 रुपये होगा। और अंत में समग्र आय, चूंकि गुणक का मान 2 है, इसलिए 100 रुपये का विनियोग करने पर अंत में जो आय होगी वो 200 के बराबर हो जाएगी। अब ये आय में वृद्धि जो होगी वो किस प्रकार से होगी और किस अवधि में कितनी होगी, इसको हम रेखाचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, C प्लस एस बताता है ये वाला, और ये C फंक्शन है, C बराबर A प्लस बी वाई, जिसमें A 50 रुपये की आय है, अर्थात आय उसकी कुछ भी नहीं होती है तो भी वो 50 रुपये के बराबर उपभोग करता है, और फिर उसकी आय का वो 0.5% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आय का आधा भाग वो उपभोग पर खर्च करता है। तो प्रारंभिक संतुलन ये यहाँ पर है। जब आय उसकी 100 रुपये होती है तो ये उसका पार्ट A हो गया और ये उसका पार्ट क्या हो गया, B हो गया। और अब इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपये किया जाता है तो देखिए, पहली अवधि में ये इतना वृद्धि करेगा, इतनी वृद्धि करेगा, दूसरी अवधि में ये वाली वृद्धि होगी, तीसरी अवधि में ये वाली वृद्धि होगी, चौथी अवधि में ये वाली वृद्धि होगी, और इस प्रकार से ये जो है वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, जो कि इस आय में वृद्धि के कारण होने वाली, इस विनियोग में वृद्धि के कारण आय में होने वाली कुल वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात अगर आप विनियोग में 100 रुपये की वृद्धि करते हो तो आय में 200 रुपये के बराबर वृद्धि होगी, अर्थात कुल आय जो होगी वो 300 रुपये के बराबर हो जाएगी, और ये संतुलन यहाँ पे आकर के होगा। अगर C इजिकल टू 50 प्लस 0.5 y फंक्शन है उपभोग का, और गुणक का मान कितना है, 2 है। तो इस डायग्राम को आप आराम से समझ सकते हो। C प्लस आई है यहाँ पे C प्लस एस है, और इधर आपके y दिया हुआ है 100, 200, 250 और ये 300 दिया हुआ है, और ये जो है वो कंजप्शन फंक्शन है, और ये जो है वो C प्लस आई यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट की राशि जो कि 100 रुपये दर्शाई गई है, इसके कारण जो वृद्धि हो रही है वो इस प्रकार से होगी, प्रथम अवधि, द्वितीय अवधि, तृतीय अवधि और चतुर्थ अवधि। इस प्रकार से अंतिम जो वृद्धि होगी वो आय को 100 रुपये से बढ़ाकर कितना कर देती है, 300 रुपये कर देती है, 100 रुपये के विनियोग के कारण। अगर MPC कितनी है, 0.5 है। अब इस चीज़ को हम बीजगणितीय फार्मूला के रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं
ये रेखा चित्र का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। सी प्लस आई तथा 45 डिग्री के कोण पर सी प्लस एस रेखा को दर्शाया गया है, जिसे कि हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और ये कंजप्शन फंक्शन है 50 प्लस 0.5, और ये सी प्लस आई रेखा जो होगी वो आपके समग्र मांग की रेखा होगी, और सी प्लस आई और सी प्लस एस जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ पर संतुलन की अवस्था होती है। और बिंदु ए आपको यह दर्शाता है कि जब उसकी आय शून्य है तो भी वो 50 रुपये के बराबर उपभोग करता है, और जिसमें 100 रुपये पर आय का संतुलन स्थापित होता है। अब अगर निवेश में 100 रुपये बढ़ जाते हैं तो नई रेखा सी प्लस आई बन जाती है, जहाँ पर ए बी दूरी अर्थात निवेश 100 रुपये है, इससे आमदनी 100 रुपये बढ़ जाती है, जिससे अगली अवधि में उपभोग के 0.5 बराबर 100, 0.5 इंटू 100 बराबर 50 रुपये बढ़ने की हो जाती है। एफ से जी तक 25 रुपये बढ़ती है, और यही क्रम जारी रहता है, और अंत में यह जो है वो 200 रुपये के बराबर आय को बढ़ा देता है, क्योंकि गुणक का मान कितना है, 2 रुपये है। अब इस चीज़ को हम फॉर्मूला के रूप में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बी से सूचित किया जाए तो डेल्टा वाई आमदनी की वृद्धि इस प्रकार से हो सकती है। प्रथम अवधि में आमदनी की जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, डेल्टा आई के बराबर होगी। जैसे कि हमने 100 रुपये का विनियोग किया तो 100 रुपये के बराबर आय में वृद्धि हुई रेखा चित्र के अंदर, तो डेल्टा आई के बराबर होगी। लेकिन द्वितीय अवधि में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, बी इंटू डेल्टा आई, यानी जितनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। देखिए दूसरे के अंदर वहाँ कितना होता है, 0.5 इंटू 100 यानी 50 होती है, तो ये हो गया बी इंटू डेल्टा आई। तीसरे में वहाँ पर कितनी होती है, तीसरे में होगा बी इंटू डेल्टा आई, यानी बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई, यानी 0.5 गुणा 0.5 गुणा 100, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 100 बराबर कितने की होती है, 25 रुपये के बराबर वृद्धि होती है। तो ये क्रम जो है वो n अवधि तक चलता जाता है, इसलिए इसको b की पावर n-1 इंटू डेल्टा आई कहेंगे, b की पावर n-1 इंटू डेल्टा आई कहेंगे। इस प्रकार आमदनी की कुल वृद्धि जो होगी वो किस प्रकार से होगी, डेल्टा वाई पहली अवधि में डेल्टा आई के बराबर प्लस बी प्लस डेल्टा आई के बराबर प्लस बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई प्लस बी की पावर n-1 इंटू डेल्टा आई, यानी यह इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो अगर इसमें से हम लोग डेल्टा आई बराबर कितना हो रहा है, 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर बी की पावर n-1 हो रहा है, ये जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, अगर डेल्टा आई को कॉमन ले लिया जाए, अगर इस समीकरण में से डेल्टा आई को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है, डेल्टा आई चला गया तो 1 बचा, 1 माइनस बी, ये बचेगा आपके 1 प्लस बी स्क्वायर, ये वाली समीकरण बचती है। तो ये जो है वो क्या है, ये है 1 माइनस बी की पावर n, 1 माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस बी की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी हो जाएगा। बी की पावर n करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा माइनस का b, और वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस बी। ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो बनता है वो बनता है आपके 1 माइनस बी की पावर n। अब n के बहुत छोटा होने पर b की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब किसी भी चर राशि की घात शून्य के करीब होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 माइनस बी की पावर n को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी हो जाएगा ये। और जब n अनंत होगा, n का मान अगर अनंत कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस बी, यानी 1/1 माइनस MPC, यानी 1/s, यानी वही गुणक का वापस जो मान था वो आ गया आपके इसके अंदर। जो कि स्थैतिक गुणक होता है वही डायनामिक गुणक होगा 1/1 माइनस MPC।
ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये एक ज्यामितीय सीरीज होती है, उसके जोड़ का ये फॉर्मूला है 1 माइनस बी की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। और डेल्टा आई चूँकि अपन कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो ये डेल्टा आई हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये जो डायनामिक मल्टीप्लेयर है उसका रेखा चित्र और उसका किस प्रकार से डेरिवेशन किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया। इसका अगला हिस्सा जो है वो हम पढ़ेंगे सरकारी व्यय गुणक क्या होता है, सरकारी कर गुणक क्या होता है, संतुलित बजट गुणक क्या होगा तथा विदेशी व्यापार गुणक क्या होगा। ये अगली क्लास करने पड़ेंगे हम लोग। धन्यवाद।